औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और सब तारीफ़ों के काबिल है। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के का जो पार्ट 1 लेक्चर था वो कल आप लोगों ने ठीक से समझा होगा। आज हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हमारा फोकस ये होगा कि वो कौन कौन से कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको यूज़फुल बनाते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो आज दुनिया के हर डोमेन में और हर फील्ड में एक रोल जो है वो प्ले कर रहा है, बल्कि बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है जनाब कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। तो करेक्टरिस्टिक्स इस वक्त आपके सामने हैं। हमने चंद करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं, जिसमें स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, मेमोरी, लॉजिकल, वर्सटैलिटी और ऑटोमेशन जो है वो शामिल है। वन बाय वन हमने इन सब को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं स्पीड की तरफ। ठीक है, देखिए स्पीड, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किस चीज़ की स्पीड है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्पीड है और इसमें कोई शक नहीं है कि बावजूद इसके कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, लेकिन स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग को बीट करता है। ठीक है, तो स्पीड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? द एबिलिटी टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल विद अमेजिंग स्पीड। Today's processors are multi-core gigahertz processor capable of processing over 100 billion instructions per second. Just imagine students, 100 billion instructions per second. आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें मल्टी कोर टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी एबिलिटी मौजूद है कि एक सेकंड के अंदर वो 100 बिलियन से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए थोड़ा सा, मैंने कल भी आप लोगों को गाइड किया था कि हमारे मेमोरी में दो तरह की चीज़ें स्टोर होती हैं। एक हमारे पास जो है वो डाटा स्टोर होता है और दूसरा हमारे पास प्रोग्राम स्टोर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में एक्चुअली इंटरनली क्या होता है, आप ऑलरेडी सी प्लस प्लस जो है वो पढ़ चुके हैं। वो डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 2+3, तो 2+3 में 2 और 3 जो है वो डाटा है और प्लस जो है वो इंस्ट्रक्शन है। मीन्स ये ऑपरेशन जो है वो आपने इस 2 और 3 के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत सिंपल भी हो सकती हैं और बहुत कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो आप, जैसा कि आपको बताया है कि मॉडर्न कंप्यूटर में ये एबिलिटी है कि वो 100 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड तक एग्जीक्यूट कर सकता है, जो हमारे फास्ट कंप्यूटर है। ऑब्वियसली आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये इस स्पीड को बीट करना इट्स नॉट इजी, एटलीस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो स्पीड के हवाले से कंप्यूटर जो है ये इसका बहुत मेजर करेक्टरिस्टिक है और ये काफ़ी सुपीरियर है। आगे जाते हैं जी। The next thing is accuracy. All computer systems, besides having amazing speeds, have nearly 100% accuracy, right? देखिए, याद रखिएगा कि मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, वो नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सो उनकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मीन्स जो करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 100% है। यहाँ पर तो एक बात याद रखिएगा कि हमने ये नहीं कहा कि 100% है, क्योंकि एक स्मॉल मार्जिन जो है वो हम ज़रूर देते हैं। थोड़ा बहुत जो है वो रिजल्ट्स में जो है वो कमी पेशी हो सकती है, बट ऑलमोस्ट जो है वो उसकी आपकी कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट है। और इसमें ये भी आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि एक दफ़ा अगर वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल 2+2 का रिज़ल्ट आपको 4 दे रहा है, तो अगर आप इसमें 10,000 टाइम्स भी 2+2 करेंगे तो रिज़ल्ट आपका 4 ही आएगा। वो कभी इस सेम इनपुट के लिए आपके आउटपुट को या रिज़ल्ट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर की या जो करेक्टनेस ऑफ रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट 100% है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, वो है रिलायबिलिटी। याद रखिएगा, रिलायबिलिटी का ताल्लुक जो है वो अवेलेबिलिटी से होता है। किस तरीके से, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी वो उतनी ज़्यादा रिलायबल होगी। ठीक है, अब अवेलेबल होने से क्या मुराद है? अवेलेबल होने से मुराद है कि वो चीज़ बार बार फेल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर हर 10 या 15 मिनट के बाद जो है वो नॉट अवेलेबल हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है,
और आपको यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं रहता, तो ये एक्यूरेट तो है लेकिन ये रिलायबल नहीं है। आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो जो चीज़ जितने लंबे अरसे के लिए आपके पास अवेलेबल होगी वो उतनी ज़्यादा रिलायबल होगी। रिलायबिलिटी का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई मशीन या कोई भी डिवाइस कभी फेल ही नहीं होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दे देता हूं कि लेट सपोज हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। और कंप्यूटर ए जो है वो फॉर एग्जांपल 24 आवर्स में 2 टाइम्स क्रैश होता है और कंप्यूटर बी जो है वो 24 आवर्स में 4 टाइम्स क्रैश होता है। तो हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर ए ज़्यादा रिलायबल है कंप्यूटर बी से। तो जिसका फेलियर रेट जो है वो सबसे कम होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी, रिलायबल होगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलायबिलिटी मींस लो फेलियर रेट। याद रखिएगा यहाँ नो फेलियर रेट नहीं लिखा हुआ कि जी बिल्कुल फेल ही ना हो, लिखा हुआ है लो फेलियर रेट, कम से कम जो है वो फेल हो। ठीक है, सो कंप्यूटर्स नीड टू बी रिलायबल फॉर पीपल टू यूज देम एंड हैव कॉन्फिडेंस इन देम। कहते हैं अगर कंप्यूटर रिलायबल नहीं होंगे, बार बार क्रैश होंगे, बार बार अनअवेलेबल होंगे, बार बार फेल होंगे, तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो यूजर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस ये लूज कर जाएंगे और फिर हम इस पे भरोसा नहीं कर सकेंगे, इनको रिलाय नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इफ दे आर नॉट रिलायबल देन दे विल क्विकली बी अबंडेंट। ठीक है, कहते हैं अगर ये रिलायबल नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, ये अबंडेंट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और फर्दर जो है ये यूज नहीं हो सकेंगे। ठीक है, इट देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अगर अभी भी आपको रिलायबिलिटी की समझ नहीं आई कि आप सब जो हैं वो माशाल्लाह से अभी मैट्रिक और एफएससी करके आए हैं, तो आप अक्सर देखते हैं कि मैट्रिक या एफएससी का जब रिज़ल्ट आता है बोर्ड का, तो उस दिन जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है, वो क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज़ रिलायबल है जो कि फ्रीक्वेंटली से मुराद रिजल्ट वाले दिन जो है वो ज़्यादातर डाउन रहती है, तो आप डेफिनेटली आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती फिर वो रिलायबल नहीं होती, और जब रिलायबल नहीं होती तो उसका यूज़ जो है वो अक्सर कम हो जाता है। ठीक है, तो आखिर में फिर ए डेफिनेशन है कि इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट ब्रेकिंग डाउन। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक घंटे में अगर 2 दफ़ा जो है एक सिस्टम क्रैश होता है या ब्रेक डाउन होता है तो वो ज़्यादा रिलायबल है उस कंप्यूटर के बनिस्बत जो कि एक घंटे में 4 दफ़ा क्रैश होता है या ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ए ज़्यादा लंबे अरसे तक विदाउट गेटिंग क्रैश जो है वो काम कर सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ थिंग इज द एबिलिटी, द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टोर हम करते क्यों हैं? स्टोर हम इसलिए करते हैं ताकि लेटर ऑन अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है जो कि हमने पहले कंप्यूटर में इंटर की थी, तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमें स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए, और स्टोरेज की फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें मेमोरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ है कि एबिलिटी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, या इस दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय द स्टोरेज डिवाइसेस। अब हमारे पास कितनी तरह की जो मेमोरी है वो अवेलेबल है? हमारे पास 2 तरह की मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके और भी नाम है, इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सिर्फ मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है, इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि एक्सटर्नल मेमोरी को परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, ये सब नाम जो है वो दिए जाते हैं। ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे मेमोरी की कि कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने की जो फैसिलिटी है वो हमें मेमोरी के थ्रू प्रोवाइड की गई है, और 2 तरह की मेमोरी हमारे पास है, एक है इंटरनल मेमोरी और एक है एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, वैसे तो लेटर ऑन हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है वो डिटेल में मेमोरी को डिस्कस करना है, बट बहरहाल यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो इंटरनल मेमोरी है या जो मेन मेमोरी है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो कंप्यूटर के अंदर जो शॉर्ट टर्म डाटा है जो कि करंटली कंप्यूटर या जो आपका प्रोसेसर है यूज़ करता है, जो टेम्प्रेरी बेसिस पे हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है या मेन मेमोरी में स्टोर होता है।
और जो डाटा हमें लॉन्ग टर्म मींस परमानेंट स्टोरेज, ताकि एक दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद भी आकर हम उस डाटा को एक्सेस कर सकें, जिसको परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है। तो इस तरह की स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। तो एक कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, और अगर आपको याद हो तो जब मैं कल आपको कंप्यूटर के 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था, तो उसमें भी मेमोरी शामिल थी। इनपुट था, आउटपुट था, प्रोसेसिंग थी, और चौथा मेमोरी था। तो इसका मतलब है ये एक हाईली क्रिटिकल और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी का, कंप्यूटर का। ठीक है, आगे जाते हैं जी। द नेक्स्ट थिंग इज डिलीजेंस। अच्छा, डिलीजेंस का मतलब समझिए आप, पहले मैं पढ़ लेता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर। देखिए, अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखें तो ह्यूमन बीइंग जब बहुत लंबे टाइम के लिए काम करता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स टू गेट टायर्ड। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है वो थकना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की जो टायर्डनेस है, जो थकावट है, उसमें इजाफा होता है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, मे बी एक ऑपरेशन जो कि आप सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन 1000 या 2000 पर दफ़ा परफॉर्म करने के बाद आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी शायद उसमें जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि व्हेन वी गेट टायर्ड वी टेंड टू लूज आवर एफिशिएंसी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, कंप्यूटर्स के अंदर जो डिलीजेंस की करेक्टरिस्टिक है वो उसको अलाउ करती है कि वो घंटों घंटों तक जो है वो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक काम कर सकता है, और विद द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड विद द सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी। मैं आपको बताऊं कि एम फिल पीएचडी लेवल पर जब हम रिसर्च करते हैं तो बाज़ दफ़ा हमारी सिमुलेशन इतनी कम्प्लेक्स होती है और डेटा इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको पूरी पूरी रात जो है वो कंप्यूटर उस डेटा पे प्रोसेसिंग अप्लाई करता रहता है। ठीक है, इवन हम सो जाते हैं, हम आराम करने, खाना खाने, नमाज पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अपनी प्रोसेसिंग को जारी रखता है और कई कई घंटों तक अपनी एफिशिएंसी और अपनी एक्यूरेसी को लूज़ किए बगैर जो है वो हमारे लिए सेम रिजल्ट्स जो है सेम एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिलीजेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मीन्स दैट इट्स वर्सटाइल। वर्सटाइल मीन्स एक ऐसी चीज़ जो कि मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ की जा सके। ठीक है, कल मैंने आपको स्लाइड के एंड में बताया था कि वेयर कंप्यूटर्स कैन बी यूज। तो देखें, जहाँ तक किसी फील्ड की आप बात करें, डोमेन की बात करें, तो कोई डोमेन ऐसा नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट है आपके कंप्यूटर से। आप बैंकिंग सेक्टर को देख लें, आप एजुकेशन सेक्टर को देख लें, आप एग्रीकल्चर को देख लें, आप किसी भी साइट पर चले जाएं, कंप्यूटर्स के बगैर काम नहीं हो रहा। और फिर इन साइट की डोमेन अगर आप देखें तो कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर्स को एजुकेशन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटर्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, इंटरटेनमेंट में फिर अंदर गेम्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है, जो इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर ने आसान बना दिया है, सो वो बहुत अहम है। तो आप देखिए कितने वर्सटाइल हैं कंप्यूटर के। एक तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किए जा रहे हैं, और फिर हर फील्ड में मुख्तलिफ जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वर्सटाइल। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। और फिर इसमें एक एडिशनल फैसिलिटी ये है कि एक ही वक्त में आप उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के काम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हैं कि अपने मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम एक ही टाइम में क्या कर रहे हैं, हमने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग भी स्टार्ट की हुई है, बैकग्राउंड पे हमारा म्यूज़िक भी चल रहा है, साथ साथ हम कोई फाइल भी डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसकी वर्सटैलिटी को जिस डायमेंशन से भी देखें तो आपको यही पता चलेगा कि कंप्यूटर्स आर अ वर्सटाइल मशीन। ठीक है, आगे जाते हैं। कंप्यूटर्स आर लॉजिकल। लॉजिकल का क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर्स का काम जो है वो है इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना, और इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत सिंपल से लेके बहुत एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स तक हो सकती हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर्स आर एबल to solve very complex mathematical operations and mathematical equations and problems very easily. ठीक है, it is able to understand the logic and it performs logical operation and actually solves the complex problem for you with very ease, right? आगे जाते हैं जी।
लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का वो है ऑटोमेशन. Internally the overall process of the computer is automated and all the devices are communicating with each other. ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा. दो तरह की ऑटोमेशन हमें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए. एक तो ये है कि जो इंटरनल ऑटोमेशन है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स बता चुका हूँ जो कि कल हमने पढ़े. मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि हमारे पास हैं इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, इसके अलावा मेमोरी डिवाइसेस हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं. ठीक है, मैंने कल आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की थी. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जो इंटरनली कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि जिस वक्त आप कोई प्रोसेसिंग करते हो या कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो तो इन कंपोनेंट्स को अलग अलग आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कंपोनेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इनका जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कंप्यूटर को कि ऑटोमेटिकली ये सारे पार्ट्स आप इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है, और आपको जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है प्रोसेसिंग का वो अचीव करने में मदद देते हैं. और दूसरी तरफ एक करेक्टरिस्टिक आप ऑटोमेशन के हवाले से हम ये भी देखें कि हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में आपके जितने भी काम जो कि पहले मैनुअल किए जा रहे थे, ठीक है, उन तमाम को कंप्यूटर्स ने अब ऑटोमेट कर दिया. मैं इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप सब ने यहाँ पे माशाल्लाह जो है वो अभी एडमिशन लिया है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज से 3-4 साल पहले या 5 साल पहले क्या होता था. आपका एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीटली मैनुअल था. आपको एडमिशन फॉर्म जो है वो लेना पड़ता था, उसको आप मैनुअली फिल करके रिटर्न करते थे, फिर हम मैनुअली मेरिट लिस्ट क्रिएट करते थे. लेकिन अब आपका जितना भी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है उसने मैनुअल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है. तो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम कैसे बना है, कैसे काम करता है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. तो ये भी एक ऑटोमेशन है कि इसने जितने भी मैनुअल प्रोसेसेस हैं उनको ऑटोमेट कर दिए. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो ये थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप को जो टॉपिक्स मैं कवर करवा रहा हूँ इनके आप नोट्स बनाएं. ठीक है, ये जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये अपने पास आप नोट करें, और नोट करने के बाद जो है वो आप अपने अल्फाज में इनको जो है वो चेंज करें, तो आपके पास अपने नोट्स भी डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती रहेगी. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.